कि भाई अगर हम यहाँ पर ये प्रिंसिपल फॉलो करेंगे तो हम भी उसी तरीके से अकाउंट मेंटेन करेंगे, अगर कोई दूसरा फॉलो करेगा तो दूसरा भी उसी तरीके से अकाउंट मेंटेन करेगा। तो यहाँ पर जो हमारे अकाउंट्स हैं, तो जो यूज़र्स हैं हमारे, उनको हमारे अकाउंट्स को अंडरस्टैंड करने में बहुत ही मदद मिलती है, क्योंकि हर जगह जो प्रिंसिपल्स हैं वो सेम फॉलो किए जाते हैं। सारे अकाउंटिंग के प्रिंसिपल आज, सारे तो नहीं, आज हम ऑलमोस्ट यहाँ पर 6 के बारे में पढ़ेंगे, और इन सबको जितने भी अकाउंटेंट्स या जितने भी अकाउंट्स वहाँ पर मेंटेन होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो उन सबको इन प्रिंसिपल को फॉलो करके ही अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर करना होता है। ठीक है, चलिए। फर्स्ट इज योर अकाउंटिंग एंटिटी और सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, आपको बहुत इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं इसको, प्रिंसिपल है, मोस्टली ये पूछ भी लिया जाता है बच्चों से। ठीक, तो इसमें आता है हमारा अकाउंटिंग एंटिटी और सेपरेट लीगल एंटिटी। आप देखो, आपको इसके नेम से ही कुछ पता चल जाएगा, सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट मतलब अलग से कानूनी पहचान होना। ठीक है, तो इसमें अलग से क्या है, इसमें अलग से ये होता है, देखिए, बिजनेस इज कंसीडर्ड टू बी सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। सिंपल सी बात है, बिजनेस अपने ओनर से अलग है। बिजनेस की एक खुद की लीगल एक एंटिटी है, बिजनेस एक खुद एक लीगल एंटिटी है। वो कानूनी तौर पर अपने फर्म के नाम से सारी जो भी ट्रांजैक्शंस हैं या सारे जितने भी वो डील्स वगैरह करेगा, वो खुद अपने बिजनेस अपने नाम से करेगा, ना कि ओनर के नाम से। सो बिजनेस इज कंसीडर्ड टू बी सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला प्रिंसिपल, कि यहाँ पर ओनर अलग है और बिजनेस अलग है। हालांकि वो बिजनेस है ओनर का, बट बिजनेस कहता है कि भाई मैं अपने ओनर से अलग हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, बिजनेस ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू एंड नॉट फ्रॉम दैट ऑफ द ओनर। अब ये कह रहा है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन जितनी भी रिकॉर्ड होंगी, या हम अभी आपके जो अकाउंटेंसी में आगे हम पढ़ेंगे, जितनी भी हमारे अकाउंट्स वगैरह मेंटेन होंगे, उसमें जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड होंगी, वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड होंगी, ना कि ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए। ओनर्स आर कंसीडर्ड एज क्रेडिटर। ओनर्स आर कंसीडर्ड एज क्रेडिटर्स। आपको स्टेटमेंट दे दी जाती है, मोस्टली 3 मार्क्स की आती है, और इससे पूछ लिया जाता है एक्सप्लेन इट, या फिर कौन से प्रिंसिपल को ये डिनोट करती है स्टेटमेंट। सो ओनर्स आर द कंसीडर्ड एज क्रेडिटर। ओनर क्रेडिटर है। ओनर कौन है, क्रेडिटर है। क्रेडिटर हमने पढ़ा था, क्रेडिटर कौन होता है, क्रेडिटर वो पर्सन होता है जिससे हमने पैसा लिया हुआ है, या इन फ्यूचर मुझे उस बंदे को पैसा देना है। ठीक है, यही होता है क्रेडिटर। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, ये हमारा बिजनेस, ठीक है, ये हो गया बिजनेस, और ये है ओनर। ठीक है, बिजनेस कहता है, आप ओनर जब बिजनेस स्टार्ट करेगा तो ओनर ने इसमें क्या लगाया, कैपिटल। ओनर अपने साथ क्या लेकर आता है, ओनर जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो क्या लेकर आता है, कैपिटल। जब तक कैपिटल नहीं होगी बिजनेस स्टार्ट नहीं होता। अब ओनर इसके पास कैपिटल लेकर आया और बिजनेस कह रहा है मैं अलग हूँ और ओनर अलग है। सिंपल सी बात है। तो देखिए बिजनेस, अब यहाँ पर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इस ट्रांजैक्शन को देखते हैं। बिजनेस के पास कैपिटल आ गई, पैसा आ गया। अब बिजनेस ये कहता है कि मेरे पास जो पैसा आया है मैंने सामने वाले से लिया है, और इन फ्यूचर ये पैसा मुझे उसको लौटाना है। यहाँ पर बिजनेस क्या करता है, देखिए सिंपल सी बात है, बिजनेस जैसे ओनर से पैसा लेता है, ठीक है, या फिर किसी भी थर्ड पर्सन से बिजनेस ने पैसा लिया तो वो क्रेडिटर है। ऐसे ही बिजनेस के लिए ओनर भी क्रेडिटर होता है। वो कैपिटल को एज अ लायबिलिटी ट्रीट करता है। क्यों? क्योंकि बिजनेस अलग है और ओनर अलग है। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट है आपका मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल ये तो हमारा बहुत सिंपल है। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल में देखिए क्या होता है, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट दैट कैन बी मेजर्ड इन मनी टर्म्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। सिंपल सी बात है, ऐसी ट्रांजैक्शन ऐसे इवेंट्स ही हमारी अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्ड होंगे जिन्हें हम मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, हमारे यहाँ सेल्स हुई, अब कितने की हुई, अगर आप उसे मनी में तो वो ट्रांसफर होगी, तो मनी में आप उसको कैसे करोगे कि 10,000 की हुई, 20,000 की हुई, 50,000 की हुई, 1 लाख की हुई, जो भी लमसम अमाउंट है, हम जब तक हम उस ट्रांजैक्शन को मनी में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे तब तक हम यहाँ पर उसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते। मनी मेजरमेंट हमारे यही कहता है, ओनली दोज ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड दैट कैन बी मेजर्ड इन मनी टर्म्स। ठीक है, जो
मनी टर्म्स में कन्वर्ट हो सकती हैं। अब सपोज आपने किसी को प्रमोशन दिया, अब प्रमोशन दिया तो वो तो रिकॉर्ड नहीं हो सकता, उसमें तो आप मनी मेजरमेंट नहीं कर सकते। हाँ, बट ये ज़रूर कर सकते हैं कि प्रमोशन दिया तो सैलरी थोड़ी सी बढ़ गई, तो वो जो सैलरी की जो बढ़ी है, आपकी जो सैलरी का खर्चा जो बढ़ा है उसे आप ज़रूर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी ट्रांजैक्शन हो XYZ, कोई भी, चाहे आप चैरिटी दे रहे हैं, चाहे गिफ्ट दे रहे हैं, डोनेशन दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, अगर वो मनी में कन्वर्ट हो सकती है तो वही ट्रांजैक्शंस हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होंगी। जो ट्रांजैक्शन मनी में कन्वर्ट नहीं हो सकती उन्हें हम यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करते। नेक्स्ट आता है हमारा अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल का मतलब देखिए क्या होता है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइज इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीरियड सो दैट इट परफॉर्मेंस इज मेजर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स, यूजुअली 1 ईयर। ठीक है, कुछ लोग इसको हाफ ईयरली भी मेजर करते हैं और आजकल जो प्राइवेट कंपनीज है वो तो क्वार्टरली भी कर लेती हैं। अब देखिए होता क्या है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। हमने पहले एक अजम्पशन पढ़ा था, गोइंग कंसर्न अजम्पशन। गोइंग कंसर्न अजम्पशन क्या था, हम ये मान के चलते हैं कि हमारा बिजनेस हम काफ़ी लंबे टाइम तक रन करेंगे, जब तक उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आए तब तक। ठीक है, चलिए ठीक है, अब हमने ये तो मान लिया। अब हम बिजनेस रन करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। भाई जब हम बंद करेंगे तब मेजरमेंट करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस, क्योंकि हमारा काफ़ी लंबे टाइम के लिए सोच के चलते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक रन करेगा। तो हमने ये सोचा, अब भाई जब आप बिजनेस रन कर रहे हो तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि आपने जो पूरी साल किया उसमें आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन चेक करने के लिए हमने जो इतना लंबा टाइम पीरियड सोचा था अपने बिजनेस के लिए, उस टाइम पीरियड को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। यूजुअली कितना लिखा है मैंने, 1 ईयर। यूजुअली 1 ईयर मतलब जो बिजनेसमैन है वो ये कहता है कि हम हर एक साल में या हर एक साल कंप्लीट होने के बाद हम अपने सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे। हम ये देखेंगे कि भाई हमें इस ईयर में कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ, या नेक्स्ट ईयर में लगाने के लिए हमारे पास कितनी कैपिटल है, हमारे पास कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं। अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करने के लिए हम इतने लंबे पीरियड को जो हम सोच के चलते हैं कि हम बहुत टाइम तक अपना बिजनेस चलाएंगे, उस पीरियड को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं ताकि हम अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को जान सकें। ठीक है, और हमारा जो यूजुअली 1 ईयर होता है, हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो कब से कब तक होता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ठीक है, ये होता है हमारा यूजुअली 1 ईयर। अब देखिए, अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। द लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइज, हमारे जो बिजनेस की पूरी लाइफ थी उसको हमने तोड़ दिया छोटे छोटे पीरियड्स में, छोटे छोटे पीरियड्स में तोड़ दिया, छोटे छोटे समय में ब्रोक कर दिया। दैट इट परफॉर्मेंस इज मेजर्ड एट अ रेगुलर इंटरवल, ताकि हम उसकी परफॉर्मेंस को रेगुलर टाइम पर चेक कर सकें। ठीक है, यूजुअली 1 ईयर, यूजुअली हम जब अपना अकाउंट्स मेंटेन करते हैं वो 1 ईयर के बाद मेंटेन करते हैं। ठीक है, अब वो हाफ ईयरली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, इट डिपेंड ऑन द कंडीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। चलिए नेक्स्ट आता है आपका फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। अब फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, फुल डिस्क्लोजर का मतलब पूरा खुला हुआ, यही होता है फुल डिस्क्लोजर, मतलब ऐसा सिद्धांत जिसमें आप हर चीज को खोल के रखो। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, देखिए, देयर शुड बी कंप्लीट एंड अंडरस्टैंडेबल रिपोर्टिंग ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट of all significant information related to the economic affair of the entity। आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी अकाउंट्स मेंटेन होते हैं, जितने भी इकोनॉमिक अफेयर्स होते हैं, उनके जितनी भी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है उनको आपको क्या करना है, उनको आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पूरी तरीके से डिस्क्लोज, मतलब कोई भी बात छुपानी नहीं है, पूरी तरीके से उस चीज़ को आपको दिखाना है ताकि सामने वाला जो भी यूज़र है, जो भी आपके अकाउंट्स को यूज़ करेगा, जो देखेगा, वो उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है, आपने मशीनरी हमने स्टार्टिंग में दिखाई थी 1 लाख की, अब आपने यहाँ पर दिखा दी ओनली 50,000 की, तो भाई वो ये कहेगा स्टार्ट में तो 1 लाख की थी, 50,000 की कैसे रह गई। तो भाई आपने वो 50,000 का सेल किया या डैमेज हुआ या डेप्रिसिएशन था, XYZ जो भी था, ठीक है, तो वो डिस्क्लोजर प्रॉपर तरीके से हमें अपने अकाउंट में पूरा दिखाना पड़ता है ताकि सामने वाला हमारे जो अकाउंट्स हैं, हमारे अकाउंट से जो इन्फॉर्मेशन निकलती है उसको अच्छे तरीके से समझ सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमारा
मटेरियलिटी प्रिंसिपल। अब मटेरियलिटी प्रिंसिपल, मटेरियलिटी क्या होता है? देखिए मटेरियलिटी का मतलब होता है ऑल आइटम शुड बी रिगार्डेड एज मटेरियल। मटेरियल मतलब आपके काम के लायक, ठीक है। अब इसको आगे और एक्सप्लेन में पढ़ते हैं। रिगार्डेड एज मटेरियल इफ देयर इज अ रीजन टू बिलीव दैट नॉलेज ऑफ इट वुड इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ एन इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर। ओनली दोज आइटम्स शुड बी डिस्क्लोज्ड दैट हैव significant effect और are relevant to the users। अब देखिए इसके कहने का क्या मतलब है? An item should be regarded as material। एक आइटम को या एक ट्रांजेक्शन को हम तभी एज अ मटेरियल, हम तभी उसको इम्पोर्टेंस देंगे जब वो हमारी फर्म के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। अब सिंपल सी बात है, इसको हम छोटा सा एग्जाम्पल में लेते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफ होता है, ठीक है। स्टाफ होता है, स्टाफ में हमारा जो स्टाफ आ रहा है, अब भाई वो क्या करता है, उसका डेली का टी का भी ब्रेक होता है, ठीक है, तो चाय का भी उसमें होता है, उसके बाद वो थोड़ा वो स्नैक टाइम भी होता है, उसका भी खर्चा होता है। तो आप क्या अभी सपोज उस कंपनी का जो टर्नओवर है वो करोड़ों का है, ठीक है, तो आप क्या वहाँ पर दिखाओगे टी का इतना खर्चा, स्नैक का इतना खर्चा। सपोज हमने मान लिया टी का खर्चा है हमारा 5000 का और स्नैक्स का खर्चा वो भी 5000 का, तो जिसका 2 करोड़ का टर्नओवर है या 4 करोड़ का या 10 करोड़ का टर्नओवर है, उसके लिए 2000 या 5000 रुपये मायने नहीं रखते, उसके लिए ट्रांजैक्शन मायने नहीं रखती। हम जब वो लोग जब छोटे मोटे हिसाब करते हैं तो वो जो छोटे मोटे रह जाते हैं उनको वो मिसलेनियस एक्सपेंसेस में डाल देते हैं, ठीक है। अब वही जिसका 10 करोड़ का टर्नओवर है, ठीक है, उसके यहाँ एक ट्रांजैक्शन हुई 2 करोड़ की या 1 करोड़ की, तो वो 1 करोड़ की ट्रांजैक्शन उसके लिए मटेरियल है, वो उसके लिए मायने रखती है भाई, क्योंकि वो जो 10 करोड़ का जिसका टर्नओवर है और 1 करोड़ की ट्रांजैक्शन हो रही है, तो अप्रॉक्स वो एक ट्रांजैक्शन ही उसके 1/10 पार्ट के बराबर है। तो इसका मटेरियल का मतलब यहाँ पर यही होता है कि हम एन आइटम शुड बी रिगार्डेड, एक आइटम को हम एज अ मटेरियल कंसीडर करेंगे इफ देयर इज अ रीजन टू बिलीव दैट नॉलेज ऑफ इट वुड इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ एन इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर। अब हमारे यहाँ जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, 10 करोड़ का जिसका टर्नओवर है, तो भाई जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है वो ये नहीं पूछेगा तुम्हारे नाश्ते का कितना खर्चा है, चाय का कितना खर्चा है, वो ये कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। वो सिंपली आपका टर्नओवर पूछेगा और जो बड़ी बड़ी डीलिंग्स होती है उनके बारे में देखेगा, आपके असेट्स कितनी है, लायबिलिटी कितनी है, आपके क्रेडिटर्स कितने हैं, डेटर्स कितने हैं, ठीक है। वो सिंपली वो बड़ी बड़ी वो चीज़ें पूछेगा जो आपके लिए मटेरियल रखती हैं, आपके लिए मायने रखती हैं, या हम उन चीज़ों को रिकॉर्ड करेंगे, हमारे लिए वो चीज़ें मटेरियलिस्टिक हैं जो सामने वाले यूज़र के लिए मायने रखती हैं। सामने वाला यूज़र अगर आया मेरे यहाँ, मैंने किसी से लोन लिया, तो बैंक ये नहीं देखेगी मेरे यहाँ छोटा मोटा खर्चा कितना हो रहा है, वो बड़ा बड़ा खर्चा देखेगी। अगर मेरा 10 करोड़ का टर्नओवर है तो वो ये देखेगी कि मेरे यहाँ कौन कौन सी ट्रांजेक्शन और इवेंट्स बड़ी बड़ी हैं, ठीक है। वो 100, 200, 300, 400 के खर्चे मायने नहीं रखते, ठीक है। तो यहाँ पर मटेरियल उसी चीज़ को कहा गया है। इसके बाद आता है आपका ओनली दोज आइटम शुड बी डिस्क्लोज। सिर्फ हम वही आइटम्स दिखाते हैं दैट हैव सिग्निफिकेंट इफेक्ट और आर रेलेवेंट टू द यूजर। सिंपल, हम सिर्फ यहाँ पर वही ट्रांजैक्शन दिखाएंगे जो हमारे यूजर्स के लिए रेलेवेंट सही हो और उनका कोई ना कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट हो, मतलब जो दिखाना ज़रूरी है हम सिर्फ वही ट्रांजैक्शन दिखाते हैं। बाकी आपका 100 रुपये का पेट्रोल डला, डीजल डला, आपने रास्ते में 10 रुपये के स्नैक्स लिए, 20 रुपीज़ का कुछ और लिया, तो इतने छोटे मोटे ट्रांजैक्शन हम यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं करते, ठीक है। हाँ, जिसका भाई बहुत छोटा सा टर्नओवर है, सपोज किसी का टर्नओवर है 50,000 का, ठीक है। अब 50,000 का टर्नओवर है तो उसके यहाँ तो 5,000 का खर्चा भी बहुत है, उसके लिए 5,000 का, 6,000 का, तो वो वहाँ पर उसको दिखाएगा, उसके लिए वो चीज़ मटेरियल है, उसके लिए वो चीज़ मायने रखती है। बट जिसका 10 करोड़ का, 11 करोड़ का, 20 करोड़ का टर्नओवर है, उसके लिए 10-5,000 रुपये मायने नहीं रखते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म, कंजर्वेटिज्म का क्या मतलब होता है? कंजर्वेटिज्म है ना, आपने सुना होगा कई बार। कंजर्वेटिव मतलब नैरो माइंडेड है ना, बहुत श्रिंक मेंटालिटी होती है, उस टाइप का होता है। तो यहाँ पर भी हम वही करते हैं, देखिए, डू नॉट एंटिसिपेट अ प्रॉफिट बट प्रोवाइड ऑल पॉसिबल लॉसेस। मतलब फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हमें पता है कि फ्यूचर में हमें यहाँ पर प्रॉफिट हो सकता है, बट हम उसे अभी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। बट प्रोवाइड ऑल द पॉसिबल लॉसेस, और हमें अगर ये पता है कि इन फ्यूचर हमें ये लॉस
हो सकता है, तो वो लॉस हम यहाँ पर अभी के अकाउंटिंग ईयर में शो करेंगे, ताकि हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसकी एक्चुअल वैल्यू आ सके। सपोज हमारे पास बिल्डिंग है, ठीक है, हमें लग रहा है इन फ्यूचर, इन केस ऐसा हो सकता है, हमें लग रहा है कि इन फ्यूचर जो प्रॉपर्टी है उसके दाम कम होने वाले हैं। अभी के हिसाब से हमारे पास लैंड है 5 लाख की, ठीक है, या फिर 10 लाख की, बट आपको लग रहा है कि आगे इन फ्यूचर वो लॉस हो सकता है या जो ज़मीन के दाम वो कम हो सकते हैं, तो आप उसको वो लॉस यहाँ पर शो करेंगे। अब आप उसको 10 लाख शो नहीं करेंगे, आप उसको थोड़ी सी वैल्यू कम करके दिखाएंगे, ताकि आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसका जो आंसर है वो थोड़ा बहुत सही आ सके। हालांकि इसके बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी होते हैं, क्योंकि इसमें हमारा जो क्रिटिसिज्म है वो ये कहता है कि इसमें हम फेयर जजमेंट नहीं कर पाते, बट जो प्रिंसिपल है उसके बारे में तो हमें लिखना ही है। तो ये प्रिंसिपल यही कहता है, इन अदर वर्ड इट टेक इनटू कंसीडरेशन ऑल प्रोस्पेक्टिव लॉसेस बट नॉट द प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिट। फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को हम कंसीडर नहीं करेंगे, बट फ्यूचर में होने वाले लॉस को हम जरूर कंसीडर करेंगे। ठीक है, चलिए, ये होता है हमारा आज का अकाउंटिंग प्रिंसिपल। आज हमने 6 प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ लिया है। नेक्स्ट हमारे 5 प्रिंसिपल है, उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।